वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्लास थोड़ा सा लेट हो गई है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। रियल एनालिसिस दो मुद्दे इस तरीके के होते हैं जिनका कभी कोई हल नहीं निकल सकता है, एक धर्म और दूसरा राजनीति। अगर आपको टाइम पास करना है दो में से किसी एक को पकड़ लीजिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे लंबी यात्रा में ट्रेन में सबसे ज़्यादा दो ही मुद्दे चल रहे होते हैं, एक धर्म और दूसरा राजनीति। मतलब पैसेंजर चढ़ते जाते हैं, ट्रेन से उतरते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, लेकिन मुद्दा जो है वो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। और लोग अपने आप को मतलब बहुत कंफर्टेबल जोन में फील करते हैं, इन दोनों ही इश्यूज़ पे आसानी से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो आज कुछ इसी तरीके की क्लास में सीन रहा है, इसलिए क्लास इतनी लेट हो गई। रियल एनालिसिस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की चर्चा करते हैं तो यहाँ से पता चलता है इसकी एक क्लास ऑलरेडी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की चर्चा करते हैं तो यहाँ से हमको दो तीन हिस्सों पर काम देखने को मिलता है। एक हिस्सा तो तुमको देखने को मिलता है सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सा? सीक्वेंस। एक हिस्सा आपको देखने को मिलता है क्या? सीक्वेंस। एक इसी में आपको देखने को मिलता है सीरीज। इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी चर्चा ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और इसी में एक आपको देखने को मिलता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कोई समस्या? तीन हिस्से। आज की क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे? सीक्वेंस पर करेंगे। एक क्लास सीक्वेंस पर हो चुकी है तो टॉपिक को इसी जगह से पिक करते हैं। चैप्टर का नाम भी सीक्वेंस ही है। रियल एनालिसिस बुक विनोद कुमार, राइटर विनोद कुमार हैं, बुक रन कराई जा रही है और इसमें कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, जो बचे हुए हैं उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक इसमें डेफिनेशन आती है सीक्वेंस की। व्हाट इज सीक्वेंस? तो आप जानते हैं सीक्वेंस क्या होता है? कौन बताएगा सीक्वेंस क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब है। गुड, बहुत बढ़िया। कितना बढ़िया देखिए उन्होंने जवाब दिया है कि मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या कहा? अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। क्या कहा? अ मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इसलिए सीक्वेंस का सिंबल जब भी आप देखेंगे तो हमेशा कुछ इस तरह से लिखा जाता है। यानी यहाँ पर जो एक्सएन है वो आपको बता रहा है x0, x1, x2 से लेकर के xn तक। ये बात डिपेंड करती है कि n को हम क्या पिक कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ से अगर 1 ले लेते हैं तो 1, 2, 3 से ले करके एंड से ऑन। हालांकि इसके ऊपर एक ऑलरेडी क्लास हो चुकी है तो ये सब चीज़ें बताई थी। अगर यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो n-1 से रन कराएंगे तो n = 1 रख देने पर 0, 1, 2, 3 मिलने लगेगा। और अगर n = 1 सीधे पिक करते हैं तो फिर बात बन जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? आगे बढ़ा जाए। सीक्वेंस की चर्चा कर लेने के बाद में इसमें दो तीन टॉपिक्स को हम और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम समझ आते हैं। लास्ट क्लास में बता रहे थे बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो और साथ ही साथ सुप्रीमम एंड इन्फीमम। कुछ याद आया? तो अभी आज की क्लास में क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से अडॉप्ट करने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें समझ आने लगेंगी। हमने यहाँ से पिक किया, इसमें एक आपको देखने को मिलता है बाउंडेड अबव, इसको नोट करेंगे सभी लोग। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें हमको देखने को मिलता है। एक हमको देखने को मिलता है बाउंडेड सीक्वेंस। क्या देखने को मिलता है? बाउंडेड सीक्वेंस। हालांकि सीक्वेंस की डेफिनेशन समझ आ चुकी है तो बाउंडेड सीक्वेंस से दो थ्योरीज जन्म ले लेती हैं। एक को बोलते हैं बाउंडेड अबव, एक को बोलते हैं बाउंडेड बिलो। एक को क्या बोलते हैं? बाउंडेड अबव, एक को बोलते हैं बाउंडेड बिलो। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि एक सीक्वेंस को हम तभी बाउंडेड बोलते हैं जब वो अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों से क्या होगा? बाउंड होगा। यानी उसके पास अपर बाउंड भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? लोअर बाउंड भी होना चाहिए। अगर उसके पास दोनों ही है तो फिर हम उसको क्या नाम दे देते हैं? उसको हम नहीं भाई, उसको हम नाम देते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ बाउंडेड इफ इट इज अपर बाउंड एज वेल एज अ लोअर बाउंड। अगर हम ये मान लेते हैं कि एक्सन कोई एक सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है तो इसी को हम बोलेंगे बाउंडेड सीक्वेंस, जबकि कुछ कंडीशन इस तरह से चलने लगे, मॉड ऑफ लेस और इक्वल्स टू m। याद आया? ये कंसेप्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ था। कहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ था? आपको याद आ रहा होगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जब एबेल और डिरिचलेट टेस्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इस चीज़ को वहाँ बार बार आ रहा था, फाई इज फाइनाइट एंड बाउंडेड। तो फिर बाउंडेड की जब कंडीशन आ रही थी तब फिर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ से दो चीज़ें पता चलती हैं, एक बाउंडेड अबव, एक बाउंडेड बिलो।
बाउंडेड मतलब समझ रहे हैं, इसमें बाउंडेड अबव का मतलब अपर बाउंड और बाउंडेड बिलो का मतलब लोअर बाउंड। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग अपर बाउंड भी नाम देते हैं और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, लोअर बाउंड भी नाम देते हैं। आगे बढ़ा जाएं, आगे बढ़ा जाएं। अब इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको दो टर्मिनोलॉजी और देखने को मिलती हैं। एक को देखने को मिलता है सुप्रीमम और दूसरा हमें देखने को मिलता है इन्फीमम। सुप्रीमम एंड इन्फीमम, क्या कहा, सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो इस थ्योरी को समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे और एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि ये टर्मिनोलॉजी बुक में कहाँ पर है। किसी को मिला सुप्रीमम इन्फीमम? 47 पेज नंबर, सुप्रीमम इन्फीमम, हाँ ठीक है, सुप्रीमम और इन्फीमम, बढ़िया। बुक में पेज नंबर 47। सुप्रीमम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं LUB, मीन्स लीस्ट अपर बाउंड, और इन्फीमम को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी GLB। आगे बढ़ा जाएं, G स्मॉल होगा, GLB। एक है लीस्ट अपर बाउंड, दूसरा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ी अजीब सी टर्मिनोलॉजी है, कम समझ में आती है, तो देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसी सीरीज में तुमको दो हिस्से और देखने को मिलते हैं। सुप्रीमम, जब हम बात करते हैं सुप्रीमम की तो हमारे दिमाग में एक बात जो हिट होती है वो मैक्सिमा और मिनिमा से हिट होने लगती है। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी वहाँ पर भी पड़ी हुई थी, लेकिन याद रखना मैथमेटिक्स में ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। तो एक हम केस लेते हैं, हमने एक केस ले लिया 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 से 1। एक हमने दूसरा केस लिया ओपन इंटरवल 0 से 1। कोई समस्या? एक हमने केस लिया क्लोज इंटरवल 0 से 1, एक हमने केस लिया ओपन इंटरवल 0 to 1, ठीक है। जब हम अपर बाउंड की बात करते हैं तो अपर बाउंड का मतलब ये होगा, अपर बाउंड का मतलब ये होगा कि उसके पास कोई एक इस तरीके की वैल्यू आनी चाहिए जिसमें ये सारी वैल्यूज उससे नीचे होनी चाहिए। तो अपर बाउंड को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, पहले एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे 1 है तो 1, 1.1, 2, 3, जो भी नंबर है, 2 ले लिया, √2 ले लिया, 3 ले लिया एंड सो ऑन। ये सब क्या है? ये सब अपर बाउंड है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी लगभग यही सारे अपर बाउंड आ जाएंगे। बोलो आएंगे या नहीं आएंगे? √2, 3 एंड सो ऑन। ओपन इंटरवल की थ्योरी को जब हम डिस्कस करते हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि 1 इज नॉट अडॉप्टेबल, वी आर वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1। हम इसके 1 के बहुत क्लोज होंगे लेकिन एग्जैक्टली 1 पर होंगे, एग्जैक्टली 1 पर नहीं होंगे। अब दोनों चीज़ों में क्या अंतर है? और आखिरकार इसको जब हम नाम दे रहे हैं अपर बाउंड, जब हमने इसको नाम दिया क्या, अपर बाउंड, अपर बाउंड, तो आखिरकार इन दोनों 1 में अंतर क्या आ रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो इसको एक अगर हम छोटे से एग्जाम्पल से समझें तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। एक हमने सबसेट ले लिया S, और ये जो S है ये एक सबसेट है किसका, रियल नंबर R का। ये इसकी ब्लॉकिंग कुछ इस पैटर्न पर हमने काट दी है। इसमें 2-3 हिस्से और हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, हालांकि उसको अभी इधर पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये कोई एक रियल लाइन पर ये कुछ इस तरीके की ब्लॉकिंग हमने कर रखी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इंटरवल टाइप से समझ लो, ठीक। ये इधर लोअर और इधर अपर। कोई समस्या? कोई समस्या? जब हम बात करते हैं सुप्रीमम की तो सुप्रीमम में बोल रहा है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब ये होगा कि उसके पास अपर बाउंड तो बहुत होंगे लेकिन जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा तुमको वो सेलेक्ट करना है। लीस्ट अपर बाउंड का यही सेंस निकल रहा है। तो लीस्ट अपर बाउंड का मतलब जब इस तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर तुमको देखने को मिलते हैं क्या, अपर बाउंड, लेकिन ये वाली जो इसकी बाउंड्री पॉइंट आ रही है इसी को हम नाम दे देते हैं क्या, एस सुप्रीमम। सुप्रीमम, मेरी बात समझ रहे हो? मतलब लीस्ट अपर बाउंड नहीं, मेरी बात समझे, जो सबसे छोटा। यानी अगर इन सब की हम बात करें, ये सारे अपर बाउंड हैं इस इंटरवल के, तो अगर हम पूछेंगे कि इसमें सुप्रीमम क्या होगा तो सुप्रीमम हमारे पास क्या जनरेट होगा, 1 जनरेट होगा। अभी मेरी बात समझे? सुप्रीमम का मतलब समझ में आ रहा है? लीस्ट अपर बाउंड सब अपर हैं। इसके कंपैरिजन में इसके अगर अपर बाउंड देखेंगे तो ये सारे के सारे अपर बाउंड हैं, लेकिन इन सारे अपर बाउंड में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो 1 है वही सबसे छोटा जा रहा है। सेम प्रोसेस अगर यहाँ पर भी बात करते हैं सुप्रीमम की तो यहाँ पर भी लीस्ट अपर बाउंड क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। दोनों से सेम चीज़ें निकल रही हैं, दोनों का अपर बाउंड भी सेम है, दोनों का सुप्रीमम भी सेम है, फिर आखिरकार दोनों में अंतर क्या है? अब यहाँ से अंतर तुमको बता रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का। किसका अंतर बता रहे हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा का।
मैक्सिमम, जब मैक्सिमम पॉइंट की बात करेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट वो पॉइंट होगा जो असल में उस सेट के पास मौजूद होगा। यानी अगर हम इसमें बात करें मैक्सिमम वैल्यू की तो इसके पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी चली जाएगी, 1 चली जाएगी। लेकिन अगर इसमें हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की तो इसके पास 1 नहीं जाएगा। समझ रहे हो 1 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि असल में 1 इस सिस्टम के पास ही मौजूद नहीं है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तीनों चीज़ों में अंतर समझ में आया? सुप्रीमम क्या है, अपर बाउंड क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये तीन चीज़ों में स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। यानी बाउंडेड अबव, इसी को डिफाइन किया हुआ है, बाउंडेड अबव, सुप्रीमम और मैक्सिमम। मैक्सिमम और सुप्रीमम दोनों अंतर समझ में आ रहा है। यानी मैक्सिमम और मिनिमम की जब बात कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम अपने सिलेबस में भी है, अभी हम लोग सीखेंगे 3 वेरिएबल्स के लिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम में क्या होता है ये बात समझ आ रही है? मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये होगा कि जो वैल्यूज, जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है वो असल में हमारे सेट में मौजूद भी होना चाहिए। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो वही जाएगा मैक्सिमम में। सुप्रीमम में ये कंडीशन नहीं होती है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन वहां पर ये कंडीशन दी जाती है कि जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा उसी को हम लेकर के जाएंगे किसमें, सुप्रीमम में। इसीलिए उसका नाम जाता है लीस्ट अपर बाउंड। और जब इन्फीमम की बात कर रहे होंगे तो इन्फीमम में क्या होगा, 0 से छोटे नंबर्स हमारे पास बहुत सारे होंगे। बोलो होंगे या नहीं होंगे? तो 0 से छोटे नंबर्स की अगर हमने चर्चा की तो 0 से छोटा नंबर हमने क्या ले लिया, माइनस का 0.001 भी ले लिया, इधर पे -1 भी ले लिया, इधर -2 ले लिया, फिर -3 ले लिया एंड सो ऑन। ऐसे ही वैल्यूज घटती चली जाएंगी। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे लोअर बाउंड है। लेकिन जब यहाँ पर देखो इन्फीमम के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब समझ रहे हो? अगर हम इन सब में पूछें कि छोटे तो सभी हैं, ये जब LHS की, हाँ मतलब इसमें सबसे बड़ा, इन छोटों में सबसे बड़ा कौन सा, तो तुमको यहीं पर बाउंड्री को रोक देना होगा। यानी इस जगह से अगर लोअर बाउंड की शुरुआत हो रही है तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं इन्फीमम। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? यानी छोटों में जो जहां से सबसे बड़ा होगा वो, ठीक है। अब इसी को फिर से समझने का प्रयास करते हैं भाई, इसी हिस्से को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। मैथमेटिकली थोड़ा सा बता रहे हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ा दी थी। अब एक सेट है, एक सेट हमारे पास A है और इस सेट A को S से डिफाइन कर दिया है। एक सेट है हमारे पास S और हम जानना चाहते हैं कि इस S का असल में कोई सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो समझने का प्रयास करेंगे। अपर बाउंड भी समझेंगे और सुप्रीमम भी समझेंगे, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। S इज अ सबसेट ऑफ R, ये बात तो समझ आ ही रही होगी क्योंकि लास्ट क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो यहाँ पर जो S है वो असल में या तो R के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। रेंज इज आइदर सबसेट ऑफ कोडोमेन और इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ से S इज अ सबसेट ऑफ R। अब एक एलिमेंट हमने अडॉप्ट किया, ये एलिमेंट जो होगा ये असल में रियल नंबर R के अंदर जाएगा। याद रखना ये एलिमेंट किसके अंदर जाएगा, रियल नंबर R के अंदर जाएगा। ये एलिमेंट S के अंदर नहीं जाएगा। इस A को हमने नाम दिया कि ये A क्या है, ये एक अपर बाउंड है। ऐसा हम मान करके चल रहे हैं कि A क्या है, अपर बाउंड है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ X बिलोंग्स टू S, हाँ X के हर एक मान के लिए, मतलब X इस सेट S के अंदर से लिया जा रहा है, जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सारी या तो इसके बराबर होंगी और या फिर इससे छोटी होंगी, तभी तो अपर बाउंड बोला जाएगा। नहीं मेरी बात समझे? अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ? अरे भाई 0 से 1 में अगर हम पूछें अपर बाउंड 1, लोअर बाउंड 0, तो जब अपर बाउंड की बात की तो क्या 1 से बड़ा हमारे पास कोई नंबर मौजूद है? तो बाकी सारे नंबर तो 1 से छोटे ही होंगे। ये बात यहाँ से समझ में आई या नहीं आई? इसमें याद रखना जो A है वो किसके अंदर से लिया जा रहा है, रियल नंबर R के अंदर से लिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर देखो अपर बाउंड पर बहुत सारी वैल्यूज लिख दी थी। जानते हो ये सारी वैल्यूज क्यों लिखी गई हैं? क्योंकि असल में ये किसके अंदर से पिक किया जा रहा है, R के अंदर से पिक किया जा रहा है, ठीक है। फिर ये जिसको हमें बताना होता है, जिस सेट के लिए चर्चा की जा रही होती है, वहां से एक एलिमेंट पिक करते हैं और फिर ये कंडीशन देते हैं। ये जो पूरी डेफिनेशन अभी आपको देखने को मिली है, किसकी डेफिनेशन है? ये अपर बाउंड की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? अपर बाउंड की। और इसी में अगर हम तुमसे बात करें किसकी, सुप्रीमम की, तो ये पूरी डेफिनेशन ये भी कॉपी पेस्ट होगा, ये भी कॉपी पेस्ट होगा। इसी में एक कंडीशन और इन्वॉल्व हो जाती है जिसमें बताते हैं कि जो हमारे पास अपर बाउंड की सारी वैल्यूज हैं उसमें जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो लीस्ट वर्ड भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 डेफिनेशंस मेंटेन होने लगती हैं। अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में आपको देखने को मिलेगा लीस्ट अपर बाउंड, ओ नो बुक में तो डिफाइन ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वहां पर केवल डेफिनेशन लिख दी गई है, इसीलिए थोड़ा सा कम समझ आता है। अच्छा दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए, मुझे पहले ये बताओ, दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं हुए? क्लियर हो गए? सुप्रीमम और अपर बाउंड में अंतर समझ में आ गया? यानी जो सुप्रीमम होगा क्या वो अपर बाउंड होगा? कंफर्म है होगा। सुप्रीमम के पास तो 2 कंडीशन होती हैं, उसके पास अपर बाउंड की कंडीशन रहेगी और साथ में उसके पास एक कंडीशन लीस्ट वाली और इंक्लूड हो जाएगी। नहीं मेरी बात समझे? समझ गए?
कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो जो सुप्रीमम होगा वो हमेशा अपर बाउंड होगा। क्या जो अपर बाउंड है वो सुप्रीमम हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। दोनों हिस्से क्लियर हो गए। बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। जब भी हम बोलेंगे सीक्वेंस इज बाउंडेड, इस बात का सेंस इस बात से जाएगा कि उसके पास अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसको बाउंडेड कहा जाएगा, अदरवाइज बाउंडेड नहीं कहा जाएगा। फिर यहाँ से बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो समझ में आ गया क्या है? ये समझ में आ गया कि सुप्रीमम को आखिरकार LUB क्यों बोलते हैं, यानी लीस्ट अपर बाउंड क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि हमको सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको सेलेक्ट करना होता है। हालांकि बाउंडेड अबव को कंफर्म करने के लिए तुमको एक हमने लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस भी पढ़ा रखा है। अभी लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस आते हैं तो वहां से ये चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। कुछ थोड़ा सा रफ कर दिया जाए क्या? कुछ थोड़ा सा रफ कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। अब ये क्या करना है, ये पूरा एक चार्ट तुमको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो इसमें ये सब कुछ तुम्हारे पास इंक्लूड हो जाएगा और ये पूरे चैप्टर को जो है आज एक ही साथ पूरा कंप्रेस करके दिखा रहे हैं। इसी में एक हिस्सा और आपके पास आ जाता है जिसको बोलते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। क्या कहा? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपने पढ़ा था, आपने लोअर क्लासेस में या बेसिक पार्ट 1 में क्या सीखा है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अभी आज की क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं? लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। हालांकि ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अगर एक्शन हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, देखो यार हम बार बार ये बात मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस बात को हमेशा यहां से पिक करना, ठीक? तो अब हमने कहा कि अगर हमारे पास एक्शन एक सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का लिमिट कंफर्म करने के लिए आपको रन कराना होगा लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन इक्वल्स टू L। कोई समस्या? L क्या होगा? फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू होगी। क्या कहा? फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू। कोई समस्या? तभी हम कहेंगे कि हाँ जो सीक्वेंस है उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या इतनी बात समझ पाए? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद में तुम्हारे पास एक दूसरी थ्योरी जन्म लेने लगती है और यहाँ से मेन प्रोग्राम अब शुरू होता है। देखो ये वाली ब्रांच जो है ये इसी के आगे से बढ़ रही है, ठीक है? अब मेरे पास जगह कम है तो अपनी कॉपी में वेल मेंटेन इसको प्रिपेयर करना। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अब थ्योरी जन्म लेगी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की। किसकी? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस की। एक्चुअली ये इसी जगह से मॉडिफाई होना शुरू होगा, जहाँ से ये है इसी जगह से मॉडिफाई होना शुरू होगा। तो यहाँ से इसको हम इधर पे बीच में लाते हैं, एक वर्ड इधर पे आ जाता है कन्वर्जेंस और एक इधर पे आ जाता है डाइवर्जेंस, ठीक है? डाइवर्जेंस कॉपी में बीच वाले पेज पर बनाना, कॉपी में किस पर बनाना? बीच वाले पेज पर। तो ये ब्रांच ऐसी चलती चली जाएगी, फिर ये ब्रांच नीचे जाएगी, तो ये वाली जो लाइन नीचे जा रही है वो ये वाली लाइन है और इसी जगह से दो ब्रांचेस कट होंगी, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। डाइवर्जेंस का मतलब ये होगा कि जो लिमिट है वो डाइवर्ज कर रही है आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। डाइवर्जेंस का सब जगह वही सेंस होता है। तो डाइवर्जेंस का यहाँ पर क्या मीनिंग होगा? डाइवर्ज लिमिट्स। याद रखना जब भी हम यहाँ पर बोलेंगे लिमिट्स तो लिमिट्स का सेंस किस बात से जाएगा? लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस से जाएगा। और लिमिट्स कितने हिस्सों में है? दो हिस्सों में है, एक लिमिट ऑफ अ फंक्शन, दूसरा लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। कोई समस्या? यहां से देखो, यहां से बताते हैं लिमिट्स डाइवर्जेस, लिमिट डाइवर्जेस आइदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। नहीं मेरी बात समझे, या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगा। इसका मतलब ये क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होगा? कन्वर्जेंट का मतलब फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू, जो यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ से इस वर्ड को हटा देते हैं और अब थोड़ी सी और बाद में जो है जान आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? लिमिट्स इज फाइनाइट एंड फिक्स्ड। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। इसी सीरीज में फिर हम लोग आगे देखते हैं तो हमको पता चलता है कुछ थ्योरम्स इसी जगह से। कन्वर्जेंस से ही अब मेन स्टार्टिंग हमारे पास होती रहेगी। कन्वर्जेंस से ही कुछ थ्योरम्स हैं जिनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली थ्योरम इसी में आ जाती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो फिर वो कैसा होगा? बाउंडेड होगा। कारण ये होगा क्योंकि अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसको एक फाइनाइट और फिक्स्ड वैल्यू मिल रही होगी। फाइनाइट और फिक्स्ड वैल्यू मिलने का मतलब ये है कि या तो उसके पास अपर बाउंड मिल रहा है या फिर लोअर बाउंड मिल रहा है। अच्छा, ये थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में, तुमको बताया होगा डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन नहीं सीखा था। सीक्वेंस का लिमिट जनरेट करने के लिए सीधे कहा था लिमिट इंफिनिटी कंफर्म करना। यहाँ से अपर बाउंड निकालने के लिए भी यही तुमको ट्रिक बताई थी। कहा था अगर अपर बाउंड तुमसे पूछे तुमको क्या करना है? सीधे लिमिट इंफिनिटी रन करा देना।
जो भी आउटपुट देगा वो ऑटोमेटिक अपर बाउंड में होगा। शायद तुम लोग को याद नहीं आ रहा होगा, 1/n की हमने चर्चा की थी, याद आया, सीक्वेंस 1/n लिया हुआ था और जानना चाह रहे थे कि इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसके सिंप्लीफिकेशन के दौरान 1, फिर 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इसमें पता चल रहा है कि सीक्वेंस में हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। क्या 1 से बड़ा भी कोई नंबर निकल सकता है? कोई नहीं निकलेगा। तो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर बाउंड क्या हमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या है? ये है अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड कंफर्म करने के लिए हमने क्या बताया था? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रन कराना। जैसे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सीक्वेंस में रन कराया, आउटपुट हमें क्या देता है? 0 देता है। इसका मतलब 0 इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन ये बोला जाएगा इसमें क्या? लोअर बाउंड। मेरी बात समझे या नहीं समझे? नहीं क्लियर हुआ? हो गया? हो गया? आगे बढ़ा जाए। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। ये सबसे पहली थ्योरम हमारे पास जनरेट होती है। इसी में दो थ्योरम्स हमारे पास आ रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक आता है काउचीज फर्स्ट थ्योरम। क्या बनता है? काउचीज फर्स्ट थ्योरम। काउचीज फर्स्ट थ्योरम। काउचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। क्या कहा? काउचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। क्या कहा? काउचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो यहां से हमको पता चलता है कि अगर हमारे पास xn कोई एक सीक्वेंस है, क्या कहा? अगर हमारे पास xn कोई एक सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है l को, क्या कहा? इफ xn बी अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट l। मान लेते हैं कि l को कन्वर्ज कर रहा है, तो xn बी अ सीक्वेंस converges to a point L and Sn is defined as, Sn को वो बता रहा है x1 x2 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा? xn तक जाएगा और Sn को इस पैटर्न पर डिफाइन किया जा रहा है। तो कह रहा है कि जो लिमिट इसकी होगी, किसकी? xn की, वही लिमिट Sn की भी जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn भी किसको कन्वर्ज करेगा? उसी सेम पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। Sn सम नहीं है, Sn भी कोई एक सीक्वेंस है। Sn भी क्या है? Sn भी कोई एक सीक्वेंस है जो असल में इस पैटर्न पर फॉर्म किया जा रहा है जिसके पास xn इन्वॉल्व है। अगर ऊपर वाले सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये असल में xn ही है। x1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? xn तक जाएगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो इसी को हम नाम दे रहे हैं क्या? इसी को हम नाम दे रहे हैं काउचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। क्या कहा? काउचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। आगे बढ़ा जाए। इसी में देखते हैं काउचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। क्या कहा? काउचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। काउचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। काउचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। और अगर काउची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स की बात करते हैं तो बताते हैं कि an बी अ पॉजिटिव सीक्वेंस है। ऐसा हम मान करके चल रहे हैं कि जो an हमारे पास सीक्वेंस है, ये किस तरीके का सीक्वेंस है? एक पॉजिटिव सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से काउची सेकंड थ्योरम तुमको बताती है कि an टू द पावर 1/n लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी an/an-1। याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया? an क्या है? an क्या है? an एक पॉजिटिव टर्म बेस्ड सीक्वेंस है। an बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन लिमिट an टू द पावर 1/n इक्वल्स टू लिमिट an/an-1। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हैं। दोनों थ्योरम्स पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन जरा बताने का प्रयास करते हैं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। बढ़िया, मानसी का कॉपरेशन मिला। मानसी ने ऑलरेडी, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और इसी को हम लोग डिस्कस करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम लोग किसका क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफाई करने का प्रयास करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। एक्सरसाइज का बता दें क्वेश्चन नंबर 1। देखो जरा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 कर ले जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। एक मैंने ये जब टॉपिक स्टार्ट किया था कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो सीरीज के लिए तुम लोगों को एक भेजा होगा, कोई पिक भी, कुछ तुम लोगों ने कुछ फोटो वोटो कॉपी कुछ कराया होगा ना, वो शीट का, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस फॉर अ सीरीज। उसमें देखो, उसमें एक जगह लिमिट लिखी हुई है। ये लिमिट असल में वही है। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर डिस्कस किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जरा ध्यान देंगे इसी जगह पर। जो एक सीक्वेंस की आपसे लिमिट पूछ रहा है एग्जांपल नंबर 1 में, वो कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 +
1/2 प्लस 1/3 से लेकर के 1/n तक, और साथ में एक 1/n आपको सिस्टम के बाहर भी दे दिया गया है। पूछ रहा है कि ये मतलब कन्वर्ज मतलब करेगा तो इसका कन्वर्ज पॉइंट क्या होगा। हालांकि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को लास्ट क्लास में जब पढ़ा रहे थे तो याद होगा, उस दौरान पढ़ाने के दौरान मैंने आपको लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला केस बताया था। कभी भी तुमसे कहे कि कन्वर्ज कर रहा है, किसको कन्वर्ज कर रहा है, किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको सिंपली एक चीज से मिल जाएंगे, और वो क्या होगा, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी रन करा देना। याद आया या नहीं आया। अभी आज की क्लास में क्या होगा कि वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए हम 2-3 थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारे पास काउचीज फर्स्ट थ्योरम आ रही है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर क्या ना कि सीधे का लिमिट्स को अप्लाई करने का प्रयास करेंगे तो यार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 1/n जो बाहर वाला है ना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं काउचीज फर्स्ट थ्योरम का। काउची फर्स्ट थ्योरम ने क्या बताया, काउची ने क्या बताया था फर्स्ट थ्योरम में कि इफ एक्स एन बी अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट एल, अगर एक्स एन एक सीक्वेंस है जो किसको कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो एस एन सीक्वेंस होगा जो असल में इस पैटर्न पर फॉर्म हो रहा है, तो एस एन भी उसी सेम पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसको इस बात से समझ सकते हैं कि हम ये मान लें कि अगर 1/n है ही नहीं तो ये क्या एक्शन ही तो है, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। और अगर ये एक्शन में बदलेगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हमारे पास ये देखो एक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1/n। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिल जाता है, 0। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है। तो एसएन में और एक्शन में केवल एक ही बात का तो अंतर है कि एसएन के पास होल अपॉन में n चल रहा है, एक्शन के पास नहीं है। जैसे ही एसएन की लिमिट जनरेट करने का प्रयास करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और फिर ये एसएन और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 बताया है मैंने, ये एग्जाम्पल नंबर 1 बताया है। क्या बताया है, एग्जाम्पल नंबर 1। काउचीज फर्स्ट थ्योरम क्लियर हुई, काउचीज फर्स्ट थ्योरम क्लियर हुई। आगे बढ़ा जाए, एक्सरसाइज का देखो जरा, एक्सरसाइज का देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन में हो सकता है कि तुमको कुछ डर लग रहा हो, इसमें क्या है, इधर पे समझने का प्रयास करेंगे भाई, इधर पे समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, इस क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है, 1 + 2 की पावर 3 की पावर 1/3 से लेकर के n की पावर 1/n, यही तो है लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी। यहां पर वो वाली यही है ना, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें तो देखो यार, ये वाला जो लास्ट क्लास में मेथड बताया था, ये मेथड अब यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। ना होने का रीजन समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर असल में लास्ट क्लास में जितने भी टर्म्स थे वो असल में मोनोनॉमिनल टर्म्स पर चल रहे थे, मोनोनॉमिनल सिस्टम पर थे। ये देखो 1/n यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, काउचीज फर्स्ट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। काउचीज फर्स्ट थ्योरम में देखो अपॉन में n मिलता है, काउचीज फर्स्ट थ्योरम में अपॉन में n मिलेगा, और काउचीज सेकंड थ्योरम में उसके सर पे सवार होगा 1/n। नहीं मेरी बात समझे। तो यहां पर कौन सा एप्लीकेबल होगा, काउचीज फर्स्ट थ्योरम। काउचीज फर्स्ट थ्योरम हमको ये इंडिपेंडेंसी दे देती है कि किसी हम इस 1/n को हटा सकते हैं, हटा दिया। अब इसका जो nth टर्म बनेगा वो कौन सा बनेगा, n की पावर 1/n जाएगा या नहीं जाएगा। यहाँ से हमने इसी को हमने पिक किया, तो यहाँ से अब बनता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू दी पावर 1/n। अब हालांकि देखो इसका डेरिवेशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ये आपने ऑलरेडी सीख करके आए हैं कहाँ पर, वो सीरीज के अंदर। इसके लिए तुमको शीट दे दी, शीट में देखो अपर राइट कॉर्नर पे ये वाली लिमिट लिखी होगी, अपर राइट कॉर्नर दिख गई, अपर राइट कॉर्नर पे ये देखो लिमिट तुमको देखने को मिल रही होगी, हाँ हाँ, और इसका लिमिट तुमको दिया गया होगा 1। कोई समस्या नहीं समझे। तो एक चीज हमको ये समझ में आती है कि एक्शन के लिए जो लिमिट होल्ड कर रही है वो कितनी होल्ड कर रही है, 1 होल्ड कर रही है। तो अगर हम यहाँ से चर्चा करते हैं काउचीज फर्स्ट थ्योरम की, तो काउचीज फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग n से जब डिवाइड कराएंगे तब भी वही सेम लिमिट हमको मिलेगी जो असल में एक्शन के लिए वैलिड है। यानी आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या हो गया, हाँ हाँ एक मिनट, हाँ इन्फिनिटी की 1/∞ का मतलब हो जाता है 0। किसी समझने का प्रयास करेंगे, ये एक बहुत छोटी सी चर्चा कर दी गई है यहाँ पर। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आपने सीखे होंगे, जिसमें सीखा होगा 0/0 इन्फिनिटी 0 इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 टू दी पावर 0 इन्फिनिटी टू दी पावर 0 एंड 1 टू दी पावर इन्फिनिटी। इन सारे फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नाम देते हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनडिटरमिनेंट नाम देते हैं, इनडिटरमिनेंट नाम देते हैं। अगर ये सच में सवाल इतना ही आसान हो तो शायद मैं इतना चीख चीख के ना कह रहा था कि सीट में अपर कॉर्नर देखो, अपर कॉर्नर देखो। मेरी बात समझ रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ये बात थी, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 1 नहीं जाएगी। मेरी बात समझे। इनको नाम देते हैं इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित रूप।
ये जानते हो ये गणित का वो हिस्सा है जो हमेशा मतलब वो बिल्कुल एकदम देसी भाषा में कहें तो तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? यहाँ पे तुम जो नंबर कह दोगे ये आउटपुट तुमको वही नंबर निकाल करके देगा। ये खास बात है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, इनडिटर्मिनेट नाम। नहीं मेरी बात समझे, नहीं मेरी बात समझे, समझ गए? यहाँ पे इनकी खास बात क्या होती है कि तुम जो नंबर कहोगे कि जितने भी हैं, कि जितने भी हैं तुम जो नंबर कह दोगे ये तुमको वही नंबर आउटपुट में दे देंगे। डन। तो इसलिए वहां पर सीधे कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, वो जो लिमिट्स हैं उनको याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो बढ़ा जाए आगे। काउची सेकंड थ्योरम। काउची सेकंड थ्योरम पर देखो बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे। ये देखो, मुझे देखो देखने को मिल रहा है 1/n, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब किस पर बेस्ड है, काउची सेकंड थ्योरम बेस्ड है। वो लोग कर पाओगे या बताएं, कर ले जाओगे कि बताएं? पावर पे देखो 1/n चल रहा है और 1/n पावर पे चल रहा है तो हमको साफ साफ क्लियर कट समझ आ रहा है क्या करना है, काउची सेकंड थ्योरम अप्लाई करना है। ना कर पाओ तो जल्दी से बताओ, एक बता दें। ठीक है, मुझे यार कुछ रफ करना पड़ेगा, मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा। इधर वाला है ये, इनकी तो जरूरत रहेगी अभी क्योंकि ये 3-4 थ्योरम जरा और हैं अपने पास। ये वाला देखो इधर से इतना पोर्शन रफ कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जरूरत अपने पास नहीं है। और कॉपी में ये वाला मैप ऐसे ही तैयार कर लेना, वरना फिर ये जो है ये चैप्टर थोड़ा सा रिवीजन में दिक्कत करेगा। क्या है क्वेश्चन, कौन सा नंबर बता दिया जाए? फोर्थ। एक ही यार कोई बता पाएंगे, चाहे फिफ्थ पूछ लो चाहे फोर्थ पूछ लो। फोर्थ नंबर अच्छा चलो ठीक है, फोर्थ देख लेते हैं, उसमें क्या ही हो गया। ठीक है यशस्वी, सब अपने ही हैं, कभी उनकी भी बात रख लेते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि हम उनकी भी बात मानते हैं। n प्लस एन टू दी होल पावर n टू दी पावर n, और यहां से लेकर के यहां तक बदल जाता है 1/n। कोई समस्या? n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी। एक दर्द भरी बात अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो वो डिनोमिनेटर में जो n की पावर n चल रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। बोलो दे रहा है या नहीं दे रहा है? लेकिन एक चीज अगर हम नोटिस करें तो डिनोमिनेटर में n की पावर असल में उतनी ही जा रही है जितने की नंबर ऑफ टर्म्स न्यूमरेटर पे मौजूद हैं। समझने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो यहां से हम लोगों को पता चल रहा है कि इस n को हम ब्रेक कर देना चाहते हैं, n इंटू n से लेकर के n तक। नहीं मेरी बात समझे, n टर्म्स, कितने टर्म्स, n टर्म्स। आगे बढ़ा जाएं, आगे बढ़ा जाएं। इनको हमने स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने के दौरान इसी में बता रहे हैं, देखो सभी के पास रिकॉर्डिंग रहेगी तो सब लोग स्लो मोशन में करके और बीच बीच में अपना नोट करते रहना। ये n हर स्टेप पर चला जाएगा, इसके पास भी n, इसके पास भी n, इसके पास भी n। फिर हम क्या करेंगे, सबको ब्रेक कर देंगे। जैसे हमने ब्रेक किया तो यहां से लिमिट्स n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 2/n से ले करके 1 प्लस 1 बना देगा, 1 प्लस 1 बना देगा और टू दी होल पावर 1/n। काम ठीक है, मजा नहीं आया, इसको हटा देते हैं यहां से। आंसर तुम्हारा आ जाता, हम बता देते हैं। यहां पे असल में आर लेट कर लें अगर तो बात बन जाएगी। और बताएं आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल पे जाएगा। फिलहाल कोई बात नहीं, यहीं से पिक करते हैं। काउची सेकंड थ्योरम का सीधे इस्तेमाल कर देंगे। जैसे काउची सेकंड थ्योरम का इस्तेमाल किया तो 1/n से 1/n टैली हो रहा है, तो जो an की वैल्यू आ रही है वो an की वैल्यू क्या चली जाएगी, n प्लस 1, n प्लस 2 से ले करके n प्लस n तक, होल अपॉन n टू दी पावर n। अब यहां से हमने क्या किया, ये देखो हमारे पास रहा an। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसकी, an-1 की। किसकी चर्चा करने वाले हैं, an-1 की। तो an अपॉन an-1 वैल्यूज को पुट करना शुरू किया जाए, तो यहां से n की जगह n-1 सीधे रख दें, तो एक n प्लस 1, n प्लस 2 से ले करके
यहां से एक मिलेगा n-1, यहां से एक मिलेगा n-1, तो ये बना देगा n-1 प्लस n-1 और होल अपॉन n-1 टू दी पावर n-1। कोई समस्या यहां तक? कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे और इस सीरीज में यहां से ले करके और इसका एक पहले वाला टर्म यानी n-1 टर्म्स पूरे कैंसिल होंगे। यहां से शुरू होगा कैंसिल और यहां तक कैंसिल होता चला जाएगा। अरे यार n+2 के पहले वाला टर्म क्या था? एक कम n+1। तो अगर हम पूछें इसके ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, तो एक कम, तो मतलब एक कम का मतलब जो n है उससे एक कम, तो n-1 n-1 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक टर्म ये वाला बचेगा, यहां से हमारे पास एक टर्म ये वाला बचेगा और इवैल्यूएशन के लिए ये बच जाएगा। ठीक है, ध्यान देना जरा। यहां से तुमको देखने को मिलेगा लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an-1। हाँ बोलो जरा क्या बच रहा है? लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से बोलो जरा क्या बच रहा है? n+1 से लेकर के ये बच जाएगा 2n अपॉन n टू दी पावर n अपॉन n-1 टू दी पावर n-। ठीक, सबको सिंप्लीफाई किया, लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये घूम करके ऊपर पहुंचेगा, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि 2 शायद कांस्टेंट का काम करने लगेगा, बाहर आ जाएगा। अब जो बच रहा है वो बच रहा है n-1 टू दी पावर n-1 और n टू दी पावर n। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ वेरी गुड आफ्टरनून। बोलो मिलता है या नहीं मिलता है? यहां से हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं n-1 इंटू n। बोलो लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे आपस में। अरे भाई इसकी भी पावर n-1 है, इसकी पावर n-1 है, तो होल पावर n-1 हम अडॉप्ट कर सकते हैं। 2 कहां बताया जाए? इधर देखो, इधर पे देखो भैया, लिमिट, हाँ इधर पे देखो, ये बात सही है। लिमिट्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला जो हिस्सा है ये तब्दील हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n टू दी होल पावर n-1। बोलो बनता है या नहीं बनता है? बनता है या नहीं बनता है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अगर यहां पर अभी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रन कराते हैं तो यार आंसर नहीं आ रहा है। जो बन रहा है an हमारा बन रहा है n+n 2n तक, an-1 जो लास्ट टर्म उसमें आ रहा है वो 2n-2 बनेगा। लास्ट टर्म 2n-2, हाँ तो सर वो 2n-1 भी तो बचेगा फिर ऊपर अगर कैंसिल करेंगे एक एक टर्म, मतलब देखिए तो इंक्रीज हो रहा है। सर ने पहले वो बता दिया कि n+1 से पहले वो n-1 और n- से पहले कर दिया, पूरा कैंसिल हो गया। लास्ट वाला टर्म n+1 n+2 से लेकर के ये जा रहा है n+n माने 2n तक। ठीक कह रहे हो, n+2 एक टर्म मिसिंग है, 2n अपनी जगह पर रहेगा, इसके ठीक पहले का जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 2n-1 और इसके ठीक पहले का जो टर्म आएगा, तो यहां पर जब हम चर्चा करेंगे तो यहां पर एक हमारे पास क्या बचेगा, एक हमारे पास बचेगा 2n 2n-1 n+n-1 नहीं, n+n-1 कहाँ होगा? एक तो ये वाला 2n बच जाएगा, एक इसी के साथ में तुम्हारे पास और टर्म बचेगा जिसको बोलेंगे 2n-1। कहाँ पे सीधा हो गया? एक टर्म यहां पर और तुमको देखने को मिलेगा जिसको बोलेंगे 2n-1। ठीक, ये वाला अपनी पोजीशन पर रहेगा, ये 2 एकदम सही है और इसको इसके साथ लेंगे। कोई समस्या?
नहीं समझे? बढ़े आगे, बढ़े आगे। 2 इसको बोलो क्या लिख सकते हैं? ये है ई इनवर्स। लिमिट देखो, उसमें लिमिट आपको देखने को मिल रही होगी 1 + a अपॉन n टू दी होल पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए। इसमें नहीं, वो जो शीट थी, शीट में उसमें देखो e टू दी पावर a होगा, और यहाँ से देखो तुमको 2 देखने को मिलेगा, देन वी गेट दी 4/e। देखो क्या आंसर आ रहा है, यही है 4/e। क्लियर? नहीं मेरी बात समझे? समझ गए सभी लोग? डन। अब ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया है? एक बार इसको फिर से डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तुम सभी लोग इसको आसानी से समझ पाओ। देखो इसको दो तरीके से हम लोग हल कर सकते थे, दोनों ही मेथड फिर से एक बार डिफाइन कर रहे हैं। एक तो हमने ये देखा कि इसमें इंक्रीमेंट कहाँ से कितना चल रहा था, तो इंक्रीमेंट हमको साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाला बदल रहा है 1 2 3 4, एक एन फिक्स है, और एक वाला जो बदल रहा है उसको हम चाहें तो आर रन करा दें। क्या रन करा दें? आर। तो ये r/n मतलब r वेरिंग फ्रॉम 1 to n के लिए तब्दील हो जाएगा, और ये सीधे एक्सपोनेंशियल पे जाते हुए दिख रहा है। लेकिन हमको किससे सिंपलीफाई करना था? काउची सेकंड थ्योरम का इस्तेमाल करके करना था। इसलिए हमने देखा पावर पे 1/n है, इसलिए हमने इसको किससे कंपेयर करा? इससे कंपेयर कराया। अब हमको ये पता है कि ये लिमिट, इसका जो कन्वर्जेंस पॉइंट होगा वही असल में इसका भी कन्वर्जेंस पॉइंट होगा। तो हमने क्या किया? an/an-1। an का काम ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है ये कर रहा है, an हमारे पास ये जनरेट हुआ, तो n-1 गेन करने के लिए हमें क्या करना होगा? n का रिप्लेसमेंट n-1 से करा देना होगा। कहाँ कराना होगा? पूरे एक्सप्रेशन पे करा देना होगा। देखो ये इतना हिस्सा बच रहा है या नहीं बच रहा है? अब यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर वाला है n+1 n+2 n+3 से चलते चलते n+n माने 2n तक जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसके ठीक एक पहले का टर्म देखते हैं तो 2n-1 हो जाएगा, और उसके ठीक एक पहले का टर्म देखते हैं तो क्या मिल जाता है? 2n-2 मिल जाता है। अब हमने यहाँ से क्या किया है? हमने यहाँ से इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे, n+1 यहाँ से टर्म्स कैंसिल होना शुरू होंगे। एक बार यहाँ से कैंसिल करके भी दिखा देते हैं। ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके दो टर्म्स पहले तक सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा एक ही टर्म है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये इसके दो टर्म पहले तक कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो हमको असल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ से 2n मिल जाता है ये, और एक उसके ठीक पहले वाला जो टर्म बच रहा है जो कि हमारे पास ये रहा 2n-1, वो हमारे पास ब्लू कलर से ये रहा n टू दी पावर n, ये हमारे पास रहा, और डिनोमिनेटर से ये देखने को मिल रहा है n/n-1 टू दी होल पावर n-1। फिर हमने क्या है कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने का प्रयास किया। ये फोर्थ वाला किसके पास चला जाएगा? फर्स्ट वाले के पास चला जाएगा, सेकंड वाला थर्ड के पास चला जाएगा। ये पूरा हिस्सा बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये पूरा हिस्सा बन रहा है या नहीं बन रहा है? आगे बढ़ा जाए। फिर हमने क्या किया? इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कैंसिल कराया, और मुझे लगता है शायद बात बन चुकी है। क्लियर? 4/e मुझे लगता है आंसर आ रहा है। क्लियर? हो सकता है इस लिमिट में तुम लोगों को दिक्कत आ रही हो। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + a/n टू दी होल पावर n के लिए मैंने e टू दी पावर a वहां पर मेंशन किया हुआ, यही है ना? अपने पास n-1 चल रहा है, कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वो जो n-1 है उसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो असल में अपॉन में आ जाएगा 1 + a/n। लेकिन जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो फिर वो उसको क्या कर देगा? ये 1/0 इन्फिनिटी मतलब 0 1। अब मेरी बात समझ गए? इसलिए जो काम n के लिए होगा वही काम किसके लिए होगा? n-1 के लिए होगा। क्लियर? कोई समस्या? कोई समस्या? बस यही मुझे लगता है दिक्कत कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कुछ रफ करना है मुझे, कुछ रफ करना है मुझे, कुछ रफ करना है। डन? किधर से रफ कर दें? ये वाला पोर्शन रफ कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन रफ कर रहे हैं। इसमें जरूरत पड़ेगी सीक्वेंस की, जरूरत पड़ेगी इसमें सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। और अब फिर देखते हैं, इसमें सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। कहां तक हम लोग पहुंच पाए हैं? सिसेरोस थ्योरम तक पहुंच गए हैं। कहां तक? सिसेरोस थ्योरम तक। उसी में देखो देखने को मिलेगा सिसेरोस थ्योरम। ठीक, दो पॉइंट तुमको वहां पर देखने को मिल रहे होंगे। तुमसे कहा जा रहा होगा कि an और bn दो सीक्वेंस हैं। तुम्हें देखने को मिल रहा होगा an और bn दो सीक्वेंस हमारे पास चल रहे हैं। एक सीक्वेंस है an जो असल में कन्वर्ज कर रहा है किसको? a को। bn एक दूसरा सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है किसको? b को। फिर से मेरी बात समझने का प्रयास करेंगे। सिसेरो थ्योरम क्या बताती है? दैट वी हैव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सीक्वेंस an and bn, both are converges, an converges the a and bn converges the b, then we maintain a new sequence।
एक सीक्वेंस हम नया सीक्वेंस तैयार करेंगे Cn, जो असल में डिफाइन हो रहा होगा कुछ इस तरह से, किस तरह से, A1Bn A2Bn-1 से ले करके तुमको देखने को मिलेगा An और B1। मेरी बात समझे या नहीं समझे? क्लियर? ये तुम्हें देखने को मिलेगा, कोई समस्या? और इसके बाहर तुमको देखने को मिल रहा होगा होल बॉडी पे 1/n, कोई समस्या? तो इन्होंने कहा था कि अगर ये हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है यानी Cn, तो जो इन दोनों का लिमिट पॉइंट होगा, सॉरी जो इन दोनों का कन्वर्जेंस पॉइंट होगा, इन दोनों के कन्वर्जेंस का प्रोडक्ट ही Cn है, तो इनका जो कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वही असल में इसका भी कन्वर्ज पॉइंट होगा। मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जो Cn जाएगा वो क्या किसमें तब्दील हो जाएगा? वो तब्दील हो जाएगा AB में। ये कौन सी थ्योरम है? ये थ्योरम है सिसेरियो थ्योरम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सिसेरोस थ्योरम, क्या कहा? सिसेरोस थ्योरम। पूरी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं पूरा क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हुआ? क्या बात बताई गई है सिसेरोस थ्योरम में? क्या बात बताई गई है? हालांकि याद रखना कि यहाँ पर इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तुमको देखने को नहीं मिलेगा। सिसेरो ने कहा था कि व्हेन वी हैव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सीक्वेंस बोथ आर कन्वर्जेंट एंड an converge the a and bn converges the b, then we maintain a new sequence Cn defined like this। तो ये वाला जो होगा ना, ये कन्वर्ज करेगा इन दोनों के प्रोडक्ट के पैरेलल। अब मेरी बात समझ गए? तो जो Cn है वो AB यानी A और B का प्रोडक्ट जो होगा। ठीक है, सिसेरो थ्योरम क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव तो सीधे पूछ सकता है, इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगा। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं फिर एक तुमको देखने को मिलेगा बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, क्या कहा? बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम याद रखना। बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम सीक्वेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। पूरा टॉपिक किसके लिए रन हो रहा है? सीक्वेंस के लिए रन हो रहा है। बोल्जानो की कई थ्योरम्स अभी हमको सीखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल आज की क्लास में जो हम लोग सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं? सीक्वेंस के लिए। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। क्या कहा? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब यहां से एक नई थ्योरी जन्म ले लेती है, सर सब सीक्वेंस क्या चीज है? अभी तो हम लोग क्या सीखते चल रहे थे? सीक्वेंस सीखते चल रहे थे। कुछ मुझे रफ करना होगा, रफ कर दिया जाए। ठीक है, देखो थ्योरम्स की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए थ्योरम्स को नहीं रफ कर रहे हैं, कुछ इधर उधर से दाएं बाएं से कुछ रफ करने का प्रयास करते हैं। ये सब हटा देते हैं। हाँ, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, क्या बात कही जा रही है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, हमें लगता है कोई थ्योरम रफ कर दी है क्या? कोई नहीं रफ की है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि सब सीक्वेंस क्या है। क्या समझना होगा? सब सीक्वेंस क्या है? बोलो भाई, अनूप बोलो। सब सीक्वेंस बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया देखिए उन्होंने जवाब दिया कि a sequence generated a subsequence means a sequence generated by its original sequence is known as the subsequence। हालांकि सीक्वेंस की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो बताते हैं, सीक्वेंस की डेफिनेशन में क्या बताते हैं? हम मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। तो जो सब सीक्वेंस होता है उसमें बताते हैं मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, n to n। A mapping from n to n is called the subsequence। क्या कहा? A mapping from n to n is called the subsequence। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। सब सीक्वेंस कैसा होगा? मोनोटोन होगा। हालांकि लास्ट क्लास में मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में सब कुछ डिफाइन कर दिया था। मोनोटोनिक फंक्शन कौन कौन से थे? मोनोटोनिक फंक्शन कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बताओ जरा इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है कि x1 और x2 के कंपैरिजन में जब x1 छोटा है यानी x2 बड़ा है x1 के कंपैरिजन में, तो fx1 और fx2 से हम कंपेयर कराते हैं और पता चलता है कि अगर ये वाला इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो इसी को हम नाम देते हैं क्या? इसी को हम नाम देते हैं इंक्रीजिंग। लेकिन अगर यहाँ से इक्वल साइन हटा देंगे तब ये किसमें तब्दील हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। इसी जगह पर अगर हम मोनोटोन डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो x1 और x2 में ये तो यही बड़ा रहेगा, लेकिन जब इसकी हम चर्चा करते हैं जिस इंप्लाइज करके, तो fx1 और यहाँ से बन जाता है fx2, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। साइन देखो, ये इसमें अभी भी x बड़ा है लेकिन इसमें क्या हो गया? साइन जस्ट अपोजिट हो गया। लास्ट क्लास में चारों मुझे लगता है मैंने डिफाइन किए हुए थे। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिक्रीजिंग। और अगर यहाँ से हम इक्वल साइन हटा देते हैं तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सब सीक्वेंस वाली थ्योरी समझ में आई? सब सीक्वेंस वाली थ्योरी समझ में आई? ये वाली थ्योरी समझ में आई? बोल्जानो-वीरस्ट्रास थ्योरम ने क्या बात कही थी कि अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड है
तो उसके पास क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। सर एक एग्जांपल देकर के बता दीजिए, ज्यादा बात समझ आ जाएगी, ज्यादा बात समझने का प्रयास करते हैं भाई। देख लेते हैं, एक हमने सीक्वेंस ले लिया -1 टू द पावर n, क्या बात कह दी गई, -1 की पावर n। इस सीक्वेंस को ओपन करो, इस सीक्वेंस को ओपन करो, एक बार n की वैल्यू क्या रख देंगे 1, तो -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 एंड सो ऑन। बोलो बनता है या नहीं बनता है। अब मुझे यार ये बात बताओ कि क्या ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कितना बढ़िया है, देखिए इन लोगों ने कितना बढ़िया जवाब दिया। ये देखिए किस तरह से एक डायगोनल पूरा क्रिएट हो गया है। ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी है, कन्वर्जेंट तो नहीं है, ठीक है। अब वहां पर क्या बात लिखी गई कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑसिलेटरी है, परंतु है तो बाउंडेड ही, -1 से +1 के बीच में ही तो वेरी कर रहा है, तो बाउंडेड है। तो बोल्जानो ने कहा कि अगर इससे हम दो सीक्वेंस क्रिएट कर दें, सबसे पहला सीक्वेंस ये बना दिया -1 -1 -1, कहां पर कन्वर्ज करेगा, -1 पर कन्वर्ज करेगा भाई। अरे भाई भूल गए तुम लोग सेट थ्योरी की वो बातें जिसमें कहा गया था रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक सेट के अंदर अगर 1 को 1000 बार लिखोगे तब भी वो 1 ही है, तो वहां पे -1 वो क्या है, -1 ही है। और जब कांस्टेंट है तो फिर इसका मतलब क्या है, नहीं मेरी बात समझे, इसका कन्वर्ज पॉइंट क्या निकलेगा -1। और अगर दूसरा सीक्वेंस बना देते हैं 1 1 1, क्या निकलेगा 1 निकलेगा। पूरी थ्योरम समझ में आ गई। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस जो जनरेट किया इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी सीक्वेंस को हम बोलेंगे सब सीक्वेंस। किसका सब सीक्वेंस है, ऑसिलेटरी सीरीज का सब सीक्वेंस है। नहीं मेरी बात समझे। एक और नई थ्योरम यहाँ से जन्म ले लेती है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज है या नहीं है, अगर कोई सब सीक्वेंस कन्वर्ज है तो उसके सीक्वेंस को हम नहीं बता सकते हैं कि वो कन्वर्ज होगा या नहीं होगा। नहीं मेरी बात समझे। देखो यहाँ से पता चल रहा है, बोलो पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका जो कन्वर्ज पॉइंट होगा वही उसके सब सीक्वेंस का कन्वर्ज पॉइंट होगा। नहीं क्लियर हुआ। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उससे जब सब सीक्वेंस जनरेट करोगे तो सब सीक्वेंस का भी वही कन्वर्ज पॉइंट होगा जो असल में उस ओरिजिनल सीक्वेंस का कन्वर्ज पॉइंट था। मेरी बात समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो 4 थ्योरम्स हम लोगों ने सीख ली हैं। इसमें काउची सीक्वेंस की तरफ हम लोग और बढ़ने का प्रयास करेंगे और काउची सीक्वेंस के बाद में जो है खेल खत्म हो जाएगा। काउची सीक्वेंस अब कहां पर बताया जाए भाई, काउची सीक्वेंस कहां पर बताया जाए, काउची सीक्वेंस, काउची सीक्वेंस। ठीक है, देखो ये सारे नोट पॉइंट्स लिख लेना और जब तुम ऑब्जेक्टिव पेपर देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में तुमको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, काउची सीक्वेंस को फंडामेंटल सीक्वेंस भी बोलते हैं। काउची सीक्वेंस को किस नाम से जानते हैं, फंडामेंटल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। कोई एक हमारे पास एक्सन एक सीक्वेंस हमारे पास चल रहा है, क्या कहा, एक्सन हमारे पास एक सीक्वेंस चल रहा है, तो xm माइनस एक्सन इज लेस देन एप्सिलॉन। आप जानते हैं एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन 0। कोई समस्या। इसी सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, काउची सीक्वेंस नाम देते हैं। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, काउची सीक्वेंस नाम देते हैं। काउची सीक्वेंस की डेफिनेशन पूछ सकता है, बस इतना ही है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काउची सीक्वेंस। क्या, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काउची सीक्वेंस, देखने को मिला। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काउची सीक्वेंस। अगर नहीं मिल रहा है तो इसको नोट कर लोगे, ये पूछा जाएगा कंफर्म है। एवरी पेज नंबर 75 पर देखो, तुमको देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग देखिए व्हाट्सएप चला रहे हैं मुस्कुराते हुए, मैं चाहता हूं कि वो लोग अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा सा विराम दें और समझ लें। एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंडेड, क्या बात कह दी गई, एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंडेड। फिर एवरी काउची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। 3 थ्योरम्स, एवरी काउची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट, एवरी काउची सीक्वेंस इन आर इज कन्वर्जेंट। मैं इसीलिए कहता हूं कि टीचर के साथ में बच्चों को बोलते रहना चाहिए। अब देख लीजिए, अब श्वेता जो है वो इधर उधर अपना लगी पड़ी हैं, वो सोच रही है कि हम इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अजीब बात है, कैसे बात बनेगी। काउची सीक्वेंस बताइए, काउची सीक्वेंस एन, एम और एन कोई दो नंबर हैं जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होंगे, बड़े होंगे। ये देखो तुमको देखने को मिल रहा है, तो ये इंप्लाइज करके तुमको देंगे एक्सएन माइनस एक्सएम माइनस एक्सएन इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन जो होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगा लेकिन होगा पॉजिटिव। मेरी बात समझे या नहीं समझे, क्योंकि तुमको पता है कि मॉडुलस के अंदर है तो क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से फिर 3 थ्योरम्स हमने सीखी। सबसे पहली थ्योरम क्या सीखी, एवरी काउची सीक्वेंस इज बाउंड, एवरी काउची सीक्वेंस इज
every convergent sequence is Cauchy sequence, every Cauchy sequence is bounded और every Cauchy sequence in R is always convergent। कोई समस्या? एक बोलजानो थ्योरम मुझे जल्दी से बता दो, बोलजानो थ्योरम क्या थी? बोलजानो थ्योरम जल्दी से सुना दो। ठीक है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस एज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, एक इसमें सिसेरोस थ्योरम बता दो। सिसेरोस थ्योरम वो क्या थी बताइए भाई। शीतल बहुत दिनों के बाद आज आप आई हैं, बताइए सिसेरोस थ्योरम बताइए भाई। अखंड सिसेरोस थ्योरम यार, बिल्कुल सही बात है। कितनी बढ़िया बात कही कि लेट an and bn be the two sequence defined means an and bn be the two sequence converges to a point a and b respectively, then a sequence cn defined as a1 bn minus 1 plus a2 bn minus 2 plus अब 2 कहां तक जाएगा an bn b1 होल अपॉन n। तो ये किसको कन्वर्ज करेगा? ab को कन्वर्ज कर देगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? इसके बाद में हम लोगों ने दो थ्योरम्स और सीखी हुई हैं, जिसमें एक को बोलते हैं काउची फर्स्ट थ्योरम, काउची सेकंड थ्योरम। काउची सेकंड थ्योरम बताओ भैया प्रशांत क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। कितनी बढ़िया बात की है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an माइनस 1। इस पर एक एग्जांपल भी दे दिया है। बताइए भाई मानसी, काउची सेकंड थ्योरम, काउची फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? बिल्कुल सही जवाब है। क्या इन्होंने बात कह दी है? हाँ, क्या बात कही बोलो? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी है संदीप में कि एक्स एंड बी ए सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अ पॉइंट एल। मान लेते हैं कि एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो एक सीक्वेंस जो हमारे पास नया तैयार होता है, जिसको हम लोग एस एन नाम देते बताते हैं, x1 प्लस x2 से लेकर के xn होल अपॉन n, ये भी सेम पॉइंट को ही क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। इन दोनों की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि लास्ट क्लास में तो तुमको यहाँ पर एक हम बता करके आए थे, वो तो रफ कर दिया है। एक हमने तुमको बता दिया था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए कि कभी भी तुमको कन्वर्ज पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, कन्वर्जेस की जरूरत पड़ेगी तो सीधे अप्लाई कर देना। वो असल में मोनोनॉमियल बेस्ड था। किस पर बेस्ड था? मोनोनॉमियल, सिंगल एक तरीके का फंक्शन। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगा और अब मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को अप्लाई करने में कोई दिक्कत होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सिसेरोस थ्योरम समझ में आ गई, बोलजानो-डिस्ट्रास थ्योरम समझ में आ गई, सुप्रीमम इन्फीमम समझ में आ गया, अपर बाउंड लोअर बाउंड समझ में आ गया। सुप्रीमम को और किस नाम से जानते हैं? LUB। LUB मतलब क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। और सुप्रीमम के बाद इन्फीमम को किस नाम से जानते हैं? जी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा। डायग्राम याद रहेगा ना, एक तुमको नंबर लाइन पर ट्रेस करके दिखा दिया था, जहां पे एक डब्बा बंद हुआ था, फिर उसका जो लास्ट पॉइंट था। हालांकि वो भी तुम्हें याद रहना चाहिए। मैक्सिमम और सुप्रीमम में क्या अंतर होता है? मैक्सिमम और सुप्रीमम में क्या अंतर होता है? मैक्सिमम और सुप्रीमम में, बिल्कुल सही जवाब है। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा वो असल में उस सेट का एक हिस्सा भी होगा, लेकिन जो सुप्रीमम और इन्फीमम होगा वो हिस्सा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर सुप्रीमम के पास उसका अपर बाउंड होता है या नहीं होता है? होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यानी सुप्रीमम के पास कितनी कंडीशन जाएंगी? 2 कंडीशन जाएंगी, जबकि अगर हम पूछें अपर बाउंड तो हमेशा एक कंडीशन जाएगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जो अपर बाउंड में एलिमेंट ले रहे होते हैं अपर बाउंड, क्या वो उसी सेट का होता है? नहीं, अभी तो बताया था S इज अ सबसेट ऑफ R, और फिर एक एलिमेंट लिया तो जो असल में R के अंदर जा रहा था, A। याद आया? डेफिनेशन नहीं नोट की? A बिलोंग्स टू R, याद आया? फिर हमने कहा था कि X बिलोंग्स टू S, जो स्मॉल s होगा वो असल में जो स्मॉल x होगा वो असल में s के अंदर जाएगा, और जो s x होना चाहिए वो असल में a से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। नहीं याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक है, तो फिर अभी क्या करते हैं कि आज की क्लास को यहीं से हम लोग स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ इन प्रॉब्लम्स के साथ में। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।